Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. Let's begin our topic. Okay. जैसा कि आप ये देख रहे हैं, राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट, चैप्टर नंबर 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल लेजिस्लेचर, जिसके अंदर हम संसद के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने लोअर हाउस के बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं, उसके बारे में, उसके फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में भी। अब यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में कि है क्या ये, और फिर इसके पावर्स और फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। ओके, सबसे पहली बात इसके बारे में, कौन सा हाउस है ये? अपर हाउस है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का अपर हाउस है ये। राज्यसभा कौन सा हाउस है? अपर हाउस, ऊपरी सदन, हाँ, जिसे बोलते हैं ऊपरी सदन, ठीक है। और बस, और इसमें जो मेंबर्स आते हैं चुनकर, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं राज्य की जो विधान परिषदें होती है ना, वहाँ से चुनकर राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं। और इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी डिक्लेयर करी गई हैं? 250 सीट्स हैं मैक्सिमम, कि भाई 250 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं आ सकते। 250 लास्ट पॉइंट रखा गया। और इसमें से 250 में से 5 सीटें जो हैं वो जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, जो मतलब जिसमें पाकिस्तान ने वो कर रखा है, कब्ज़ा कर रखा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पोक बोलते हैं, हाँ, POK। तो वहाँ उसके लिए 5 सीटें डिक्लेयर करी गई हैं। तो उसके हिसाब से 245 से सीटें रह जाती हैं, जो मतलब जो ये चुनकर आते हैं लोग, ठीक है। और 255 में से 12 सीट्स हैं जो उन लोगों के लिए रखी गई हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए रखी गई हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? जैसे ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, हाँ, देश में, पूरे देश है जो, उसमें पूरे देश में कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। इन 12 मेंबर्स में कोई भी एक्टर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, या सोशल वर्कर हो सकता है, कोई भी, हाँ, फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। 12 लोगों को, ऐसे ही फेमस पर्सनैलिटीज़ को, जो कला, मतलब किसी भी क्षेत्र से, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र, गाना वाना, जो गाने वाले होते हैं, गाने वाले मतलब सिंगर्स वगैरह, मतलब कोई भी हो सकता है, बस थोड़ा फेमस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लोग उन्हें जानते हों। तो बस वो उनको, मतलब 12 लोग, ऐसे 12 लोग चुने जाते हैं, उनको राज्यसभा में रखा जाता है। और फिर टोटल कितनी सीटें होती हैं जो चुनकर आते हैं? 233 सीट्स होती हैं, जहाँ पर जो राज्य की जो विधान परिषदें होती हैं, वहाँ से चुनकर लोग आते हैं। देखो, कंफ्यूज नहीं होता। टोटल सीट्स, मैक्सिमम सीट्स 250 में से 245 सीट्स पर मतलब फिल होती हैं। उनमें से भी 12 मेंबर्स हैं। 12 मेंबर्स का क्या? 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और बाकी के 233 मेंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? जो चुनकर आते हैं राज्य की विधान परिषदों से। ओके, बस यही है। और इसके बारे में हम एक चीज़ और भी जान सकते हैं कि भाई ये जो है राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता, मतलब इसे ये मतलब कभी डिसॉल्व ना होने वाला सदन होता है। जैसे कोई भी इमरजेंसी टाइम पीरियड होता है, या सरकार में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, जो लोकसभा है उसको भंग कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता। ये एवरग्रीन, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो इसको एवरग्रीन सदन भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या होता है, हर 2 साल का टाइम पीरियड होता है, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स क्या कर दिए जाते हैं? रिटायर्ड होते हैं। मीन्स जैसे अगर हम 1/3 का मीन ये हुआ कि भाई टोटल मान लिए कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। हाँ, हमने माना कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स 3 हैं, तो 3 में से एक व्यक्ति हर 2 साल में रिटायर हो जाएगा। और फिर उसी टाइम पे, जैसे हर साल रिटायर होंगे, लेकिन हर साल लोग यहाँ पर वैसे, हाँ, चुनकर भी वो करे जाते हैं, चुने भी जाते हैं ना, और राज्य के जो विधान सभाएँ होती हैं वहाँ से चुनकर फिर भेजा भी जाता है, लेकिन 1/3 मेंबर्स रिटायर होते जाते हैं। ओके, यही बात है।
और जैसे हम और भी क्या बात कर सकते हैं कि भाई जिसमें इसमें जो मेंबर्स चुन कर आते हैं वो कैसे मेंबर्स होते हैं, मतलब चुनकर आने वाले जो मेंबर्स हैं, हम ये मतलब कभी कभी इसके बारे में ये बात भी करी जाती है कि भाई इसके जो मेंबर्स होते हैं इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, इनडायरेक्टली होते हैं ये। हाँ, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें राज्यसभा में। कैसे इनडायरेक्टली हो गए, क्योंकि देखो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या, हमने वोट दिया किसी व्यक्ति को, वो चुनाव जीता और वो सांसद मतलब वहाँ पर चला गया, लोकसभा में चला गया। लेकिन राज्यसभा में मेंबर्स कौन होते हैं, राज्य के जो विधानसभाएं हैं वहाँ से मेंबर्स चुनकर आते हैं। मीन्स पहले वोटिंग हुई, फिर उसके बाद जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से बाद में चुनकर, मतलब वो जो जीते हुए मेंबर्स हैं, चुने हुए मेंबर्स के द्वारा चुनकर भेजा जाता है इन्हें। तो इस तरीके से जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने नहीं होते, तो इनडायरेक्ट चुने हुए व्यक्ति भी होते हैं जो इसमें आते हैं। ओके, बस यही मेन कुछ बातें हैं जो हमें राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, एक बात और कह सकते हैं कि भाई जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो हेड होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे। हाँ, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। आज के टाइम पे वेंकैया नायडू हैं हमारे उपराष्ट्रपति, तो वो ही हैं इसके राज्यसभा के स्पीकर। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट पेज पे इसकी क्वालिफिकेशंस दी हैं तो वो हम देख लेते हैं। देखो जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स हैं, और देखो और चलो ठीक है, अब देखो इसमें जो मेंबर्स चुन के भी आते हैं वो है ना कैसे चुनकर भेज जाते हैं। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन देखो एक बार मैं बता देती हूँ इसके बारे में। देखो जो मेंबर्स ये जो राज्यसभा है इसमें जो मेंबर्स चुन कर आते हैं वो जनसंख्या ना, जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि भाई लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, हाँ, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करे हुए हैं कि भाई कितने मेंबर्स चुनकर जाएंगे। और ऐसी जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में भी ऐसी डिक्लेरेशन करा हुआ है कि भाई, तो वो किसके बेसिस पर होता है, जनसंख्या के बेसिस पर ही किया जाता है कि भाई जिस स्टेट में ज़्यादा जनसंख्या होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ से ज़्यादा मेंबर्स चुनकर आते हैं, और जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन होती है वहाँ से कम मेंबर्स चुनकर भेजे जाते हैं। ओके, यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, यूनियन टेरिटरीज मीन्स जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ से भी चुनकर मेंबर्स भेजे जाते हैं, वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही है। ओके, चलो हम क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं कि क्या होते हैं क्वालिफिकेशंस। मीन्स भाई क्या योग्यताएं होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको राज्यसभा में भेजा जा रहा है चुनकर, तो उसके पास मतलब क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। कुछ तो है ना, कुछ तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना जो कि भाई वो एलिजिबल होना चाहिए ना वहाँ जाने के लिए। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो किसी को भी सड़क से उठा के भेज दो। तो इसलिए कुछ क्वालिफिकेशंस निर्धारित करी गई हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। फर्स्टली क्या होना चाहिए, वो सिटीज़न होना चाहिए। कहाँ का सिटीज़न होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की पार्लियामेंट में जा रहा है। और क्योंकि जैसे नेता अगर देश का ही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश भी कर सकते हैं ना, अगर विदेशी कोई व्यक्ति को हम अपने पॉलिटिक्स में घुसा दें। हाँ, तो इसलिए वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड वन, 30 की जो आयु है, मतलब 30 साल से ऊपर का हो गया हो, 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, कि भाई अगर हम इतने बड़े पदों पर भेज रहे हैं उनको, इतनी बड़ी पोस्ट पर भेज रहे हैं, तो कुछ तो मतलब कुछ तो उसके पास एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है कि भाई कम से कम 30 साल, क्योंकि जब वो राजनीति में मतलब इन्वॉल्वमेंट्स करता है, इन्वॉल्व होता है, तो चीज़ों को समझता है, और फिर तो कम से कम आयु इसकी 30 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल होगा वहाँ पर राज्यसभा का मेंबर होने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि भाई वो क्या होना चाहिए, जो संसद है, हाँ, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने अगर कोई अलग से कुछ जैसे क्वालिफिकेशन निर्धारित करी हुई हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को फुलफ़िल करना मतलब कर रहा हो ये। और क्या कह रहा है, और आगे कह रहा है कि भाई केंद्र और जो राज्य सरकारें होती हैं वहाँ पर किसी पोस्ट पर वो नियुक्त ना हो, मतलब अगर वो राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो राज्यसभा का ही मेंबर होगा वो। हाँ, उससे पहले राज्यसभा का मेंबर होने से पहले अगर वो किसी सदन का या किसी पद पर है तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। फोर्थ पॉइंट कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए या पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया मीन्स होता है कि वो कंगाल नहीं होना चाहिए। कंगाल का सिंपली मीनिंग होता है कि भाई पैसे वगैरह, हाँ, भिखारी नहीं होना चाहिए। हाँ, सिंपली ये कि
या दिवालिया नहीं होना चाहिए, बस ये है। और पागल वगैरह मतलब माइंड ऑफ प्रेजेंस होना चाहिए उसका, तो वो एलिजिबल है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, संसद के किसी कानून अथवा न्यायालय के निर्णय के द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। यदि सदस्य चुने जाने के बाद भी उसमें कोई ऐसा अयोग्य, तो मतलब देखो सिंपल ये कह रहा है कि भाई अगर कोई जैसे न्यायालय है वगैरह है, मतलब उनके द्वारा संसद का कोई कानून है, मतलब उन्हें कुछ मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसका क्या करना, मतलब जिससे जो संसद ने ये बोला हो कि ये एलिजिबल नहीं है, हाँ ये नेता नहीं बन सकता, ऐसा ना बोला हो संसद के मेंबर्स ने, या किसी कानून के तहत, या किसी न्यायालय ने, मतलब किसी अदालत के जो जज वगैरह हैं उन्होंने इसके बारे में इस तरीके की चीज़ें ना बोली कि ये एलिजिबल नहीं है। ओके, बस ये है सिंपली। किसी भी राज्य का नागरिक देश के किसी भी अन्य राज्य से राज्यसभा हेतु चुनाव लड़ सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी मीन्स जो भी मेंबर है वो क्या होगा कि उस राज्य में कम से कम 6 महीने से रह रहा हो जिस राज्य में वह राज्यसभा के स्थान के, मतलब देखो इसमें सिंपली कह रहा है कि भाई अगर कोई मेंबर है, अगर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, राज्यसभा में जाने के लिए वो कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, मतलब वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आज के टाइम पे जो रह रहा है वो क्या होना चाहिए, वो वहाँ पर कम से कम 6 महीने से रह रहा हो। वो देश के किसी भी राज्य से हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पर किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो लेकिन वो अगर स्टेट में रह भी रहा है, इस जगह से वो चुनाव लड़ रहा है, इस जगह के लोगों के लिए चुनाव लड़कर जा रहा है, तो वो कम से कम यहाँ 6 से 1 साल का टाइम बिताया हुआ हो, तभी वो चुनाव लड़ सकता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। ठीक है, बस ये कह रहा है। और राज्यसभा का लास्ट पॉइंट, राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को खाली घोषित कर देती है। मतलब और एक चीज़ यहाँ पे तो खैर क्वालिफिकेशन नहीं हुई, ये तो एक तरीके की मतलब एक तरीके की पावर की हो गई। किसकी, ये जो पूरे सदन है राज्यसभा के पावर की बात हो गई यहाँ पर। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति है मीन्स क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और अगर और बैठकें हो रही हैं, बैठकें कॉन्टिन्यूस हो ही जा रही, लेकिन वो 6 महीने तक 6 महीने तक वो एक भी बार उस सदन में की बैठक में हिस्सा लेने गया ही नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, उसको मतलब उसकी जो पोस्ट है उसको खाली कर देते हैं, डिक्लेयर कि भाई इस पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, बस ये है। और सॉरी एक मिस्टेक, मतलब यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे तो ये 60 दिन है। ओके, 60 दिन, 6 महीने नहीं है, 60 दिन है, तो गलती से बाई मिस्टेक 6 महीने हो गया, तो ये 60 दिन का होता है टाइम कि भाई 60 दिन अगर मतलब कंटिन्यूस हो जा रही है, वो 60 दिन तक सदन में नहीं जाता, अनुपस्थित रहता है, तो उसे उसके सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। ओके, अब क्या करें नेक्स्ट, इसके कार्यकाल टेन्योर की बात करें तो 6 साल का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 साल का, मतलब 6 साल, हर 6 साल में इनका चुनाव वगैरह होता है। लेकिन अभी जैसा कि पिछले उसमें बोला था कि ये एवरग्रीन सदन होता है ना। एवरग्रीन मीन्स जो मतलब ये कभी वो नहीं होता, कभी स्थगित नहीं होता, खाली नहीं होता, ये इसमें हमेशा सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हर 2 साल बाद क्या हो जाता है कि 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, फिर नए चुन लिए जाते हैं, तो इस तरीके से वो चलता रहता है। लेकिन 6 वर्ष तक का टाइम रहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो 6 साल तक रहेगा, फिर 6 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो वो उन सब का 1/3 मेंबर्स उनमें से निकाल दिए जाते हैं, फिर जो नेक्स्ट पूरा कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से उनका 6 वर्ष पूरा होता है सब। और अधिवेशन बुलाए जाते हैं, और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। संविधान के अनुसार 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। अधिवेशन मीन्स बैठ के बुलाना, और जो 2 बैठकें हैं
हाँ, राष्ट्रपति बुलाते हैं उन बैठकों को, 2 बैठकें जो हैं और उनके बीच का जो टाइम गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि भई मतलब कि फर्स्ट मीटिंग अगर आज के टाइम पे बुला ली तो आज के टाइम से लेकर नेक्स्ट मीटिंग जो है 6 महीने के अंदर-अंदर बुला लेनी चाहिए। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब बाकी हम यहाँ पे अब नहीं देखने वाले हैं पेंशन वगैरह। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इनकी पावर्स एंड फंक्शंस। ओके, क्योंकि ओके, सबसे पहले जो पावर्स हैं वो किस तरीके की दी हुई हैं? और लेजिस्लेटिव पावर्स दी हुई हैं। विधायी शक्तियाँ मीन्स कोई भी विधान बनाने से रिलेटेड। विधान मीन्स होता है कोई भी कानून, हाँ, कानून वानून बनाने से रिलेटेड जो शक्तियाँ हैं वो राज्यसभा के पास हैं। वो कैसे शक्तियाँ, मतलब देखो कोई भी बिल वगैरह है, मतलब देखो जो कानून बनते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने सारे कानून अमेंडमेंट्स वगैरह होते रहते हैं या नए नए कानून जुड़ते रहते हैं। वो कानून बनाने का अधिकार इनको भी होता है। क्योंकि जैसे हमने लोकसभा का पढ़ा था, लोकसभा जैसे कोई भी लोकसभा के मेंबर्स कोई भी कानून पेश करते हैं, फिर सारे उसमें बहस करते हैं, फिर उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद क्या होता है, उसे राज्यसभा में जाता है वो बिल, हाँ, राज्यसभा में पास होता है। यहाँ पर आता है राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, हाँ, साइन वाइन के लिए। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा भी कोई भी कानून ला सकती है पहले, है ना। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कोई कानून या कोई बिल पेश करते हैं। पहले क्या करते हैं, पेश करते हैं, राज्यसभा में पेश करते हैं और उसको देखते हैं। मतलब अपनी कोई मेंबर है वो कोई कानून लाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पर उसका वो भी थोड़ा सा ना ब्यौरा तैयार कर मीन्स उसके बारे में डिटेल इकट्ठी कर फिर राज्यसभा में प्रस्तुत करता है। अगर सारे मेंबर्स को ठीक ठाक लगता है फिर उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग होकर फिर उसको वोटिंग होने के बाद वहाँ पर अगर बिल पास हो जाता है फिर लोकसभा में भेजते हैं ये लोग। जैसे लोकसभा राज्यसभा में भेजती है, ऐसे राज्यसभा लोकसभा में उस बिल को भेजती है। फिर वहाँ पर वो पास होता है। फिर राष्ट्रपति के बाद सिग्नेचर होकर जब कोई कानून बन जाता है। तो इस तरीके से उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। ओके, बस यही है। और अब जैसे और जो लोकसभा जब कानून बन रहा होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते तो उस टाइम पर फिर मतलब अलग से स्पीकर डिक्लेयर करे जाते हैं, चुनाव मतलब चुनकर ही फिर वो अध्यक्षता कर रहे होते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। और एक मेन बात और है कि भाई ये मतलब जो होते हैं कौन से मनी बिल जो होते हैं, हाँ, बजट वगैरह के जो बिल होते हैं वो बस पास नहीं कर सकते। हाँ, जब हम लोकसभा का पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि भाई ये सबसे वैसा वाला सदन होता है और जो फाइनेंशियल बिल होता है उसको पेश करने और उसको लागू करने का जो ज़्यादातर अधिकार है वो लोकसभा का होता है। तो ये फाइनेंस बिल को लेकर बाकी सारे बिल्स आराम से मतलब सारे विषयों पर कानून बनाती है वो। ओके, अब नेक्स्ट पावर्स हैं। नेक्स्ट है वित्तीय पावर्स मीन्स फाइनेंशियल पावर्स में देखो इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा होगा। देखो एक बार पढ़ के फिर बता देते हैं। वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा को बहुत ही कम शक्तियाँ दी हैं, मतलब कम ही पावर्स हैं, क्योंकि ये धन बिल्स वगैरह जो हैं वो तो पास नहीं कर सकती ना। बजट पहले केवल लोकसभा में पेश किया जाता था और उसके पास होने के पश्चात ही राज्यसभा में भेजा जाता था। यदि किसी बिल होने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाएगा। राज्यसभा वित्तीय बिल के पास होने से अधिक 14 दिन तक देर कर सकते। मतलब देखो सिंपली ये कह रहा है कि भाई वित्त से संबंधित ज़्यादा पावर्स इनके पास होती नहीं है ना। बस ओके, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब फाइनेंशियल पावर्स इनके पास ज़्यादा नहीं होती। किसके पास, राज्यसभा के पास। ओके, थर्ड तरीके की हैं कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं। देखो एग्जीक्यूटिव होता है जो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। किसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, कानून बनाया जो कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जो पावर्स होती हैं उन्हें बोला जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियाँ। ओके, तो ये कार्यपालिका शक्तियाँ किस तरीके की वो हम चीज़ें इसमें पॉइंट में होंगी। देखो अगर इसकी बात करें तो इसकी भी सेम टू सेम वही चीज़ें हो गई। जिस तरीके की फाइनेंशियल पावर्स कम मात्रा में दी हुई हैं इन्हें, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव पावर्स भी बहुत ही कम है इनके पास। कैसे, क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। इम्प्लीमेंट कौन करता है कानूनों को, देखो जो सरकार होती है, हाँ, सरकार ही तो कर रही होती है। सरकार और जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, कौन से ऑफिसर्स,
गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा कोई भी कानून उसे लागू करा जाता है ना, इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो उसमें अगर हम सिर्फ सरकार की ये सब होते हैं ना, और मतलब जैसे मतलब ये सब होते हैं। कौन अभी देखा ना, अभी बोला कि भाई जो हमारे जो सरकार के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो जो विधान परिषद में शामिल होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ये, है ना। तो अगर हम देखो जो गवर्नमेंट वो हम जो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सरकार के प्रति उत्तरदायी वैसे होते हैं, है ना। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम उनकी बात करें, सरकार के जो मंत्रिपरिषद के जो मेंबर्स हैं उनकी बात करें, तो वो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो सिर्फ उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या कुछ, बस इस तरीके के प्रश्न बस पूछ सकते हैं। उनको हटाने का अविश्वास प्रस्ताव पास करके या उनको हटाने वटाने से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो राज्यसभा के पास नहीं होती। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, ठीक है। तो ज़्यादा अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इनके पास ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन में काम नहीं कर रहे होते हैं, ये कानून बनाते हैं। और जो लोग वैसे उसमें शामिल होते हैं बस उनसे प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं कि आप क्या करने कैसे, तो बस प्रश्न पूछने की पावर्स हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव। और वो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं हुई, वो तो सिर्फ वैसी पावर्स हुई बस जो एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार। तो इस तरीके से उनके पास थोड़ी बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो न्याय संबंधी शक्तियाँ मीन्स जुडिशियल पावर्स, ये क्या होती हैं। देखो ये तो छोटा सा है, इसको मैं इससे पढ़ के बता देती हूँ। राज्यसभा को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने का लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे तो उस प्रस्ताव को राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अनुमोदन कर दे तो मतलब देखो पता वो हो जाएगा, मतलब देखो सिंपल। हाँ, ये इस तरीके की पावर्स तो हैं, न्यायिक पावर तो है इनके पास थोड़ी सी। न्यायिक पावर्स किसके विरुद्ध है, देखो एक तो जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, जो अध्यक्ष हो गए उपराष्ट्रपति, उनके क्या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हो गए उपराष्ट्रपति, इनको अगर हटाना है उनके पद से तो प्रस्ताव पास करते हैं ये। हाँ, 2/3 बहुमत से इनको पास करना होता है। मतलब दो, अगर टोटल हम 3 मेंबर्स माने तो 3 में से 2 मेंबर्स को हटाने के लिए उन्हें मंजूरी देनी पड़ेगी, हाँ हटाना है। तो ये मतलब होता है 2/3 का। और ऐसे ही अगर 3 की जगह पे ज़्यादा मेंबर्स रखें तो उनमें से ऐसे ही 2 का हिसाब से निकाल लेंगे, तो वो होता है 2/3। तो उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव पास करते हैं, प्रस्ताव पास हो जाता है, फिर वो लोकसभा में जाता है, वहाँ पे पास होता है, फिर इस तरीके से वो हट जाते हैं, ठीक है। ओके, बस ये हो गया। और जैसे वो हो गया जो इस तरीके की पावर्स हैं इनके पास। और अगर हम उनकी बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको हटाने के लिए भी जो महाभियोग वगैरह चलाया जाता है, फिर उसमें भी ये इनका इन्वॉल्वेंस थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरीके से इनके पास ये जुडिशियल पावर्स हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की बात करें मीन्स संवैधानिक शक्तियाँ। संवैधानिक शक्तियाँ क्या है अब वो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपली संवैधानिक शक्तियाँ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, संशोधन वगैरह होते हैं, है ना, अमेंडमेंट वगैरह होते हैं। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स किस तरीके की दी हुई है इनको राज्यसभा को, बस वो डिस्कस करा हुआ है इसमें। कैसे कि भाई कोई भी मतलब कोई अमेंडमेंट करना है, कोई कानून मतलब कोई कानून पहले से ही बना हुआ है उसका संशोधन करना है, तो संशोधन से रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव वगैरह है कि भाई इस बिल में मतलब सिंपली अगर हम बात करें कि भाई सिंपल सा ले लिया कि एक कानून ले लिया, भाई इस कानून पर अमेंडमेंट करना है, इसका संशोधन करना है, हाँ इस पर नए कानून लाने हैं, तो नए कानून लाने का जो प्रस्ताव है वो कोई भी पास कर सकता है। लोकसभा को लगे कि लोकसभा पहले ला सकती है, राज्यसभा को लगे तो राज्यसभा पहले ला सकती है। लेकिन ये होता है कि भाई अगर लोकसभा ला रही है इसको अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई प्रस्ताव, तो वो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, वो भी कितना 2/3 का मतलब अभी मैंने बताया ना, 2/3 का मतलब है कि भाई अगर टोटल मेंबर्स कुल मेंबर्स अगर हम 3 मान लें तो 3 में से 2 मेंबर्स, कितने मेंबर्स 3 में से टोटल अगर 3 लोग खड़े हैं तो 3 लोगों में से 2 लोगों को मंजूरी देनी पड़ेगी, हाँ इसमें इम्प्लीमेंट मतलब इसमें अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है। तो वो सेम टू सेम
राज्यसभा में भी, तो वो लोकसभा में अगर पेश करा जाता है तो राज्यसभा में आता है, फिर राज्यसभा 2/3 मेंबर्स से उसे पास करते हैं। अगर राज्यसभा में कोई बिल वो करा जाता है, पेश करा जाता है अमेंडमेंट से रिलेटेड, फिर वहाँ पर पास होने के बाद 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद फिर वहाँ लोकसभा में जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर वगैरह कीजिए। तो इस तरीके से इनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, मीन्स अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स। ओके, अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो इलेक्टोरल पावर्स मीन्स इलेक्शन से रिलेटेड पावर्स किस तरीके की इनको दी हुई हैं। इलेक्शन से रिलेटेड पावर्स किस तरीके की, जो राज्यसभा है वो किसके चुनाव में भाग लेती है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भाग लेती है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भाग लेते हैं। तो इस तरीके से इनके पास इलेक्टोरल पावर्स हैं। और इनकी फुटकर शक्तियाँ मीन्स मिससेलेनियस पावर्स मीन्स अलग अलग तरीके की पावर्स दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा संकट काल, जब संकट काल का टाइम होता है तो उस टाइम पर कि राष्ट्रपति की कोई भी संकट काल कितने टाइम तक रहना चाहिए, कितने टाइम तक नहीं रहना चाहिए, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ है वो ये दोनों मिलकर ही पास करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, संकट काल स्थिति में जब मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है तो उसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति, मतलब अगर ये उनको करा जाता है, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर उनको वो कर दिया जाता है, क्या स्थगित कर दिया जाता है कि मतलब उस टाइम पर मान्य नहीं रहते जब लोग तो उस पर बिल पास करते हैं। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भाई जैसे हमारे जो वो होते हैं यूपीएससी वगैरह के हेड वगैरह का चुनाव करना, या किसी मिलिट्री का हेड है वो उसको चुनना, ये सब की पावर्स हैं इनके पास। और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इसमें दिया हुआ है कि भाई जैसे कोई भी होता है, हमने देखा है ना राज्यसभा नहीं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो ये राज्य सूची में दिए हुए कोई भी विषय को केंद्र सूची में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बहुमत, ये वोटिंग के जरिए। ठीक है, ये हुआ। और फिफ्थ पॉइंट, संविधान के जो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करने। तो इसमें सिंपली वो बताया गया है कि भाई जैसे ऑल इंडियन सर्विसेज होती हैं, जो टॉप लेवल की जो सर्विसेज होती हैं उनको स्थगित की भी इस टाइम पर अभी इसमें भर्ती वगैरह नहीं करना, या ये इनकी परीक्षाएं हमें कंडक्ट नहीं करनी, तो उससे रिलेटेड प्रस्ताव भी ये पास करते हैं मिलकर सब। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया कि भाई जो ये राज्यसभा, इसकी पावर्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसमें हम आगे की जो चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहा हो तो उसके लिए सॉरी, हाँ, क्योंकि होता रहता है, वो क्या कर सकते हैं, है ना, सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप इसको देख रहे हैं तो, क्योंकि देख रहे हैं तो कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए देख रहे होंगे, तो ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात होती है। और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।